वक्फ बिल आज संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसके सपोर्ट में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। आइए इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। Rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले। वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें डरने के लिए इसको एक हवा बनाया जा रहा है। इसमें जो वक्फ के लोग हैं उनको फायदा ही है। लोग समर्थन करना चाहिए और इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बहुत पहले आना चाहिए। उससे वो ठीक है कि इस चीज़ को करना चाहिए और उसके साथ हम लोग एग्री हैं। ये मानना है कि ये पास नहीं होगा और फिर जाहिर सी बात है सभी के लिए आगे अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बदलते वक्त के साथ वक्फ में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री द्वारा वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा तभी शुरू हो गया था जब मोदी सरकार के द्वारा इसमें संशोधन की बात कही गई थी। विधेयक पेश करते हुए यह भी कहा गया कि वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। आखिर ये क्या है वक्फ बोर्ड एक्ट और क्यों इसमें बदलाव की जरूरत पड़ रही है? क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील JK शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर हम बातचीत की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट इन दोनों को पहले समझाएं। देखिए, जहाँ तक इससे पहले आपको वक्फ को समझना पड़ेगा कि वक्फ क्या चीज़ है। वक्फ एक अरबिक शब्द है। ये बहुत सेंचुरीज एगो का, बहुत शताब्दी पहले का शब्द है। मोहम्मद साहब ने जो है मदीना के अंदर 600 जो खजूर के पेड़ लगाए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये 600 खजूर के पेड़ों से जो आमदनी होगी वो गरीब जनता में, गरीब गुरबा के भले के लिए काम किया जाएगा। तो आज के संदर्भ में जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट है तो होता है, इसी तरह से वक्फ के मायने होते हैं कि गिफ्ट करना, किसी को कोई भी चीज़ जो है गिफ्ट आपने कर दी तो वो वक्फ। अब इसी के लिए क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया गया था, जैसे इंडियन ट्रस्ट होता है, हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट होता है, इसी तरह से वक्फ एक्ट बना था। और इसका उद्देश्य यही था कि इससे जो भी पैसा आएगा, एक वक्फ बोर्ड होगा। जो वक्फ एक्ट जो है दिल्ली सल्तनत जब बनी थी जब भी था, 1913 में भी था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के बाद भी बना। उसके बाद समय समय पे इसमें बदलाव होते रहे और समय की कसौटियों पे खरा उतरने के लिए बदलाव जरूरी होता है, तो इसके अंदर बदलाव भी हुए। तो ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया तो इसके अंदर कुछ शक्तियाँ दी गई वक्फ बोर्ड के उसमें कि जैसे इसके 7 मेंबर्स होंगे। एक बार जो जिसने वक्फ की ज़मीन दे दी, वक्फ को ज़मीन देने का मतलब ये है कि आपने ऑल माइटी गॉड यानी अल्लाह को वो ज़मीन दे दी और उस ज़मीन का जो सदुपयोग होगा वो जनता जनार्दन और पर्टिकुलर एक समुदाय के भले के लिए ही उस ज़मीन का उपयोग होगा। और उससे जो भी प्रोसीड आएगी, चाहे किराए के रूप में आए, चाहे खेती के रूप में आए, चाहे व्यापार के रूप में आए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके संस्कृति के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। ऐसा इसकी कुछ खामियां भी होती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरुआत में जन्म लेती है तो परफेक्ट नहीं होती है। जैसे जैसे समय की कसौटियों पर खरी उतरती है और जब वो क्रिटिसिज्म को झेलती है तो उसके बाद उसको जो है तराशा जाता है और उसकी कमियां निकाली जाती हैं। तो इसी तरह से वक्फ की भी समय समय पर कमियां निकाली गई और उसको परफेक्ट बनाया गया। तो जैसे आज जो वक्फ के ऊपर ये चर्चा हो रही है, जो इसके ऊपर बवाल हो रहा है, जहाँ तक राजनीतिक समझ का सवाल है, जो मैं टीवी के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से देखते हैं, मुझे नहीं
नहीं लगता कि इनकी भावनाएं इधर की हो या उधर की हो, कि वक्फ बोर्ड के सुधार के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, एक जनमानस के लिए वो एक अलग विषय है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन ने भी इसको गहराई से पढ़ा या समझा होगा। उसके कई कारण हैं और मेरे पास उसके कारण है ये कहने के कि आप देखें तो वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की जगह है और आप एकड़ से ज़्यादा की जगह है। आप देखेंगे कि 2 डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं एक भारतवर्ष के अंदर, रेलवे और एयरफोर्स। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा ये वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज़्यादा जगह है। और ये अब से नहीं है, प्री इंडिपेंडेंस से है, 1913 से है, अंग्रेजों के समय से है। आज आप देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। आज जिस समुदाय के भले के लिए बना था, जिस समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए बना था, जिसको शिक्षा देने के लिए, जिसको इल्म देने के लिए, जिनको दानिशमंद बनाने के लिए बना था, आज उनकी स्थिति क्या है। अगर आप मेरा विश्वास ना करें, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, यदि आप इस समाज के अंदर जाएंगे 100 आदमियों से पूछेंगे कि वक्फ बोर्ड से आपको कोई फायदा हुआ, तो उनमें से 99 आदमी आपको उत्तर नकारात्मक देंगे और एक आदमी जो होगा वो होगा जो उससे कहीं ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होगा, जो फायदा ले रहा होगा। एक चीज। दूसरी चीज कहते हैं, आप ये देखिए कि इस बोर्ड का उद्देश्य जो था, जो ये जितना हाउल्ला मचा रहे हैं सब बोर्ड के लिए, इधर वाले हुए उधर वाले, मैं निष्पक्षता के साथ कहता हूं, इनके वक्फ बोर्ड बनने के बाद वक्फ बोर्ड से कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि हुआ। 4 मुझे ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दिए जिन्होंने पीएचडी, डीएससी या कोई ऐसा कारनामा किया हो शिक्षा के क्षेत्र में जिससे जो है हम गौरवान्वित महसूस कर सकें, उनकी कौम गौरवान्वित महसूस कर सके या देश की तरक्की में उनका कोई साधन वो हुआ हो। ये जो इसकी खामियां हैं, खामियां क्या थी कि वक्फ बोर्ड को आपने सर्वे सर्वा बना दिया। मुझे नहीं पता किस इंटेंशन से बनाया, लेकिन जैसे सेक्शन 40 की बात है कि 95 में उसको जो है एब्सोल्यूट पावर दी गई कि उसके अंदर क्या होगा, वक्फ बोर्ड होगा। अगर किसी को कोई वक्फ बोर्ड के पास एक वर्ड होता है कानून के अंदर, रीजंस टू बिलीव, कि यदि उसको एक कारण है ये विश्वास करने का कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड बिना किसी की स्वीकृति के, बिना किसी परमिशन के उसके ऊपर नोटिस चिपका देता है कि भाई कल से ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। अब होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, कानून में नियम होता है कि कोई भी आदमी अपने विषय के अंदर या जिसके अंदर वादी या प्रतिवादी है वो जज नहीं हो सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जो ट्राइब्यूनल होगी वो वक्फ बोर्ड की होगी, जो बंदे सर्वे करेंगे, जो आदमी जो मेंबर सर्वे करेंगे वो वक्फ बोर्ड के होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे कानूनी सिस्टम में ऐसा है कि भाई अगर एक न्यायालय एक पेडिस्टल पे अगर आपका करेक्शन कोई गलती होती है तो दूसरा उसका सुपीरियर अथॉरिटी जो होती है वो अपील के रूप में, रिट के रूप में ऐसे उसको करेक्ट करती है। उसके बाद भी आप जैसे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके अंदर ट्राइब्यूनल इन्होंने बनाई और ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। और ट्राइब्यूनल में भी वही लोग थे जो इससे संबंधित होते हैं, वही होते हैं जो इससे इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं, जो इसके जो है लाभ को अर्जित करने या किसी ना किसी तरह से इससे लाभ अर्जित करने वाले होते हैं, उन लोगों को बनाएगा। तो ये इसकी खामियां थी जिनके ऊपर जो है आज सरकार ने, उनकी मंशा क्या है ये मैं ये नहीं कहता, लेकिन उन्होंने एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल पास किया और जो जेपीसी के लिए भेजा गया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई ठोस तर्क है या फिर वो उस जगह से जुड़े हुए हैं, वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनका कोई निजी फायदा है, कई सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है तो वो छीनने का डर है, बस इस वजह से विरोध किया जा रहा है? आज की डेट में बड़ा एक कहावत है हिंदी के अंदर कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज लोग कहते हैं कि ये जुडिशरी देश चला रही है या और चला रहे, मैं कहता हूँ जितना योगदान मीडिया का देश चलाने, पारदर्शिता लाने में जितना योगदान मीडिया का रहा है, उतना जो है सपने में भी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ तक तर्क और वितर्क की बात है, संसद की कार्रवाई जो आप देखते हैं वो लाइव होती है। लोग जो बुद्धिजीवी हैं, मैं औरों की बात नहीं कर रहा कि भाई एक आप ये मान के बैठ जाओ कि मुझे तो जो इस पार्टी ने कह दिया वो ठीक है या इस पार्टी ने कह दिया वही ठीक है, वो नहीं, बायसनेस की बात नहीं कर रहा मैं। तो आप तर्क वितर्क की कसौटी को आप अपने आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज जो भी डिबेट हो रही है उसमें कितनी तर्क संगत, पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से मैं बताता हूं कि कितनी तर्क संगत डिबेट हो रही है, ये जनता फैसला कर सकती है। सिवा शोर मचाने के और पॉलिटिकल इधर का है वो उधर का पॉलिटिकल तर्क देने के बजाय कोई भी ऐसा तर्क संगत जो है विचार सामने नहीं आया विरोध के रूप में भी, कि जिससे ये कहा जा सके कि भाई ये विरोध जो है ये सार्थक विरोध है। क्योंकि होता क्या है,
विपक्ष का एक काम होता है कि आप जो है वो कहते थे ना, एक जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छवाए। तो एक क्रिटिक्स को आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कमियों को बताता रहेगा। लेकिन क्रिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पूछा, मैंने कहा ये नीला रंग नहीं, इसके अंदर ये कमी है। क्रिटिक्स का मतलब ये होता है, भर्त्सना का मतलब ये होता है कि उसके साथ आप एक समाधान भी देंगे यदि कोई समस्या का, क्योंकि ये जो कानून बनते हैं इनके अंदर संशोधन होते हैं, इनके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो किसी समस्या के समाधान के लिए, और एक कोई अपरिपक्व चीज है तो उसको परिपक्वता लाने के लिए इनका अमेंडमेंट होता है, इनका संशोधन होता है। तो आप जब किसी की खामी बता रहे हो तो उसके अंदर उसका आपको समाधान भी बताना पड़ेगा, और इसी तरह से सत्ता पक्ष को भी जो है ये बताना पड़ेगा कि भाई आपका इस तरह से भला नहीं हो रहा था, या ये इसके अंदर खामियां हैं, और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो इसका मूल स्वरूप था, जो इसका उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसका उद्देश्य जो होता है वो बड़ा पवित्र होता है। बाद में ये आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, जो उसके जो कर्ता धर्ता होते हैं कि उनको किस तरह से वो करते हैं। तो ऐसा जो है जनता, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसद को देखते हैं तो तर्क वितर्क अपने आप असेस कर सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। इसमें संशोधन का मेन कारण क्या है, क्यों सरकार संशोधन करना चाह रही है? क्योंकि इसके पहले भी संशोधन हो चुके हैं। हाँ, संशोधन देखिए, इसके अंदर जो मेन है, जैसे सेक्शन 40 है, तो संशोधन का मेन जो सेक्शन 40 है उसके अंदर क्या था कि अभी जो इन्होंने नया अमेंडमेंट जो ला रहे हैं, अगर आप मुझसे एक उसमें कहा जाए कि भी जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू हिट द नेल ऑन द टॉप, तो यदि मुझसे पूछा जाए कि प्रिसाइसली या एग्जैक्टली क्या है ना, जो सेक्शन 40 है, क्योंकि क्या होता है कि सेक्शन 40 के अंदर जो इनको पावर दी गई थी कि आप खुद ही सर्वे करोगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात और थी इसके अंदर कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो आपके ऊपर नहीं था। आपने कह दिया कि मैंने फला व्यक्ति की जमीन को ले लिया है और अब ये वो मेरी हो गई जी। अब आपको प्रूव करना है कि ये जमीन आपकी नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे गांव धोरे में हम आप रहते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में जिन लोगों के पास जाओगे जिनके पुश्तैनी मकान है, उनके पास कोई पेपर नहीं होते मकान के। वो क्या होते हैं, वो सदियों से वहीं रह रहे हैं, उनके दादा परदादा पूर्वज रह रहे थे, उसको वो आगे चलते जाते हैं, उनका कब्जा ही उनके पेपर होते हैं, या सरकार की नीतियों से रेगुलराइज हो तो पेपरों का जन्म होता है जो मालिकाना हक प्रदान करते हैं। अब ऐसे में यदि वक्फ बोर्ड ने आके कह दिया कि ये जमीन है, जैसे सपोज करो हम आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर इसके पेपर आपके पास नहीं, वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये मेरी जमीन है, तो मेरा कहना ही जो है काफी है कि मेरी जमीन है। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जमीन कैसे है। तो ये इसका एक था। दूसरी चीज क्या थी, जैसे नॉर्मल लॉ क्या कहता है कि जो एंसेस्ट्रल लैंड होती है उसको आप बेच नहीं सकते, क्योंकि उस पर आप उसके कस्टोडियन होते हो और उसके अभिभावक होते हो, मालिक नहीं होते हो। तो इसके अंदर क्या होता था, जैसे एंसेस्ट्रल लैंड होती थी, उसको भी आप जो है किसी भी घर के मुखिया ने कह दिया, उसके बच्चे नहीं, उन्होंने कहा भाई मैंने ये अल्लाह को दान कर दी, मैंने वक्फ बोर्ड को दे दी, तो वो जमीन उन्हीं की हो जाती थी। आने वाली पीढ़ी जो होती थी, या जो उनके आज जो दूसरे डिसेंडेंट होते थे, या उनकी खुद की वाइफ भी होती थी, क्योंकि महिलाओं का इनका से नहीं होता था, तो उनकी कुछ नहीं चलती थी, कहते वक्फ कहता था अब ये मेरी हो गई, आप अलग हट जाओ। एक चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर ही कुछ ऐसे सेक्ट थे जो जिनको जो है इन्होंने दो अलग ऐसे सेक्ट इन्होंने जोड़े हैं, जिनको जो वो हालांकि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मानते थे, और उनको भी इन्होंने कहा है कि भाई ये भी जो है इसका पार्ट होंगे, पहले वो उसका पार्ट नहीं समझे जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको इन्होंने दूर करने की कोशिश की है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसका सही स्वरूप है वो सामने पेश होना चाहिए। तो ये इनकी कुछ कुरीतियां थी जो सरकार समझती है। अपोजिशन इसकी भर्त्सना कर रही है, जो उनका राइट भी है, और जो वो अपने अलग तर्क दे रही है, तो जो वो तर्कों पे कितने खरे उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको बड़े विश्वास के साथ, कोई भी कानून भारतवर्ष के अंदर, जितना मैंने देखा है टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कभी भी कोई कानून तर्क वितर्क के बेसिस पर नहीं बना है, क्योंकि वो बनता है मेजोरिटी के बेसिस पे। तो और यही एक कारण है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में होती तो इस कानून में संशोधन हो गया होता। ये चिल्लाते रहते, जेपीसी में भेजा गया, इसका एक ही कारण है। हालांकि जेपीसी की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो बाध्य नहीं कर सकती सरकार को, पर फिर भी ये इसका वो है। एक ये भी बदलाव किया जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर वक्फ आए तो ऐसे कह सकती है कि ये मेरी जमीन है, और उस पर अगर फिर आपको सामने वाले को साबित करना होगा कि ये आपकी जमीन है।
जी। उसी तरीके से अगर कोई अपनी जमीन दान करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, तो पहले सीधे तौर पे मौखिक रूप से वो दान कर देता था, अब वक्फनामा देना होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन होगा उसका, जैसे गिफ्ट डीड का होता है। देखिए अब एक चीज आप हम सबको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। जो समय के जो भी क्या है, हर आप देखेंगे, अगर आप निष्पक्षता के साथ देखेंगे, हर समाज के अंदर जिस समाज ने समय के साथ कदम से कदम नहीं मिलाया वो पिछड़ गया। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 22वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, सैटेलाइट के समय में रह रहे हैं, आधुनिक युग में रह रहे हैं। हर चीज़ हमने पेपर को भी त्याग दिया, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। आज की में डिजिटल लॉकर ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम जो है पैन कार्ड के ज़माने में, आज हम जो है आधार कार्ड के ज़माने में, उसमें ओरल का नहीं होता है। तो ये इससे इसके उद्देश्य इंटेंशन नहीं बदल रही है, बल्कि उसको और बल मिलेगा, वो और बलवती होगी। कारण क्या है, सपोज करो मैं अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को देना चाहता हूं, तो उसका कोई माध्यम तो होना चाहिए ना कि भाई मैं लेने की, तो उसका एक सशक्त माध्यम होगा जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता। तो लिखित रूप में होगा, तो वो जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि गिफ्ट डीड की तरह इसके अंदर जो है वक्फ बोर्ड को कोर्ट फीस स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी ना। तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो वक्फ बोर्ड आने वाले समय में और सशक्त होकर निकलेगा कि उसके पास ये सबूत रहेगा कि ये जमीन फला आदमी ने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड को दी है, इसीलिए वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। तो ऐसे कदमों का स्वागत होना चाहिए, ना कि उनको जो है पीछे के अंधकार की तरफ जो है इनको धकेलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, कानून का एज ए एडवोकेट, एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित रूप में होनी चाहिए। तो ये लिखित रूप में है तो एक अच्छा उदाहरण होगा, तो इसका जो है स्वागत करना चाहिए, कम से कम इस चीज का स्वागत करना चाहिए, कहीं सहमति बननी चाहिए। और डिजिटली भी इसे सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो भी इसमें काम होंगे वो सभी को पता होगा। हाँ। लेकिन एक जरा लॉजिक वाली बात है कि इसमें 2 बार संशोधन हो चुके हैं, तभी भी कोई सरकार रही होगी, तभी भी पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। ये जो अब जो किया जा रहा है कि लिखित रूप में, और मतलब इस्लाम में आप ये देखें कि कई मौखिक रूप से आप किसी इतनी बड़ी चीज को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? नहीं, देखिए यही तो मैंने आपको चीज कहा। देखिए धर्म क्या होता है, कहते हैं ना कि धर्म में एक व्यवसाय अनेक। तो ये क्या है, ये धर्म धार्मिक भावनाओं को भुनाने की आज कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये देखना चाहिए, अगर आप में बड़ी बेबाकी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं, ये समाज एक ऐसा समाज है जिसके जितने भी धर्म गुरु हैं, उन्होंने इस समाज के लोगों को पीछे की साइड धकेला, आगे नहीं बताया। मुझे बताइए 100 आदमी है, सपोज करिए आप 100 हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे मिलेंगे, मैंने कुरान पढ़ी है, आप उनसे पूछिए कि कुरान का एक भी सूरा वो पढ़ के बता दें, सेम दूसरों पे भी लागू होती है। हाँ उल्लाह सब मचा रहे हैं क्योंकि हमारे नेता ने कह दिया तो हम उसके पीछे खड़े हुए हैं, उनका एक का भी उद्देश्य बता दें। वक्फ बोर्ड के बारे में किसने क्या पढ़ा है, इससे आप किसी से पूछे, किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस जो उन्होंने करना है वो शोर मचाना है बस, क्योंकि तर्कपूर्णता के साथ किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप तर्कपूर्णता के साथ किसी बात को जो है, किसी बात चर्चा करेंगे, किसी भी तर्कपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद जो होता है वो तर्कपूर्ण चर्चा के लिए बनता है, तो उसका एक समाधान आएगा। जब आपने ये ठान लिया कि पक्ष ने ठान लिया कि मुझे विपक्ष का बात ही नहीं सुनी, और विपक्ष ने कह दिया मुझे विपक्ष का किसी भी तरह से हो और मुझे इसका विरोध ही करना है, तो जो अंतिम उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, जो आज हो रहा है। इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि पहले जो भी संशोधन हुए वो एक धर्म के वोट बैंक को देखते हुए किया गया? देखिए मैं उस चीजों में नहीं जाना चाहता, और हर चीजों क्योंकि क्या होता है, इतिहास का एक उद्देश्य होता है, उससे सबक लेना चाहिए, और जो बुरी चीजें होती हैं उनको पीछे रखना चाहिए। ये एक अच्छी परिपाटी नहीं होगी यदि आप इतिहास को कुरेदते रहोगे, क्योंकि उसको कुरेदते आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां बहुत बड़ा जख्म मिलेगा आपको, तो वो एक अच्छी परिपाटी को जन्म नहीं देगी। आप इतिहास से सबक ले लो, अच्छी चीजों को निकाल लो और बुरी को वहीं छोड़ दो। तो यही आपका स्वभाव होना चाहिए। जहां तक अमेंडमेंट की बात है, आपने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर भी इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं। 41 अमेंडमेंट हुआ था, वो तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था। तो अमेंडमेंट होते ही इसलिए हैं कि जिससे चीजें इंप्रूव हो सके। तो इनको इंप्रूव करने के लिए इनको अमेंडमेंट कर रहे हैं। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है जब तक वो भगवान द्वारा ना बनाई गई हो। तो इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, तो उसका अमेंडमेंट का तर्कपूर्ण स्वागत होना चाहिए, और उसको जो है खुले दिल से सबको स्वीकार करना चाहिए। अब जो बदलाव हो रहा है उसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को भी जगह दी जा रही है, बोर्ड में महिलाएं भी शामिल हो सकती है और गैर मुसलमान भी। देखिए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ
जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, आप कोई ऐसा समाज मुझे बता दीजिए, हिंदू तो चलो सनातन है, वहाँ तो जो है शुरू से होता है, आप पारसी ले लीजिए, जैन ले लीजिए, बुद्ध ले लीजिए, कोई सा ऐसा एक मुझे, इवन आदिवासी समाज जो कोंगो और अफ्रीका के कंट्रीज है, जो रवांडा युगांडा के अंदर है, वहाँ पर भी जो और लेडीज़ हैं वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमने देखा है कि जो है हमारे इसरो के साइंटिस्ट लेडीज़ हैं, नासा के साइंटिस्ट अभी जो वो चांद पे पहुँचे वो लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ों को, नारी शक्ति को आप यदि बैक बर्नर पे रखेंगे, पिछली सीट पे रखेंगे, तो आप कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे। आप उस तरक्की को जो एक समाज को मिलनी चाहिए, जो उसका उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा इन्होंने नारियों को दे रहे हैं, जगह जगह दे रहे हैं, नारियों को ये अधिकार दे रहे हैं कि आपको भी जो है इसके अंदर अधिकार है वक्फ के जो है बोर्ड के अंदर मेंबर बनने का, या इसके जो कार्य, जो इसका एक्ट है उसका पार्ट बनने का, तो इसका स्वागत होना चाहिए। जहाँ तक गैर हिंदू की बात है, ऐसा नहीं है कि जो गैर हिंदू में जो है भाई आपके ऑब्जेक्ट से तो बाहर नहीं जा सकते ना, क्योंकि कोई भी एक्ट जो होता है उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। तो जैसे वक्फ बोर्ड है, इसका ऑब्जेक्ट है कि एक पर्टिकुलर समुदाय की शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसकी विरासत को बढ़ाने के लिए, इनका स्तर बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। तो इनका जो है उद्देश्य जो है, मुझे नहीं लगता, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर कोई भी आदमी जो है मोमडन हो या हिंदू हो या जैन हो, सिख, ईसाई हो, उसका बन सकता है। तो ये कहना, ये एक जो है बड़ी जड़ता के लिए जाएंगे ये, और इससे ये जो है ना तो सामाजिक ना मानसिक, जो बौद्धिक और सामाजिक दोनों तरह की तरक्की नहीं कर सकते, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि मैं जब मानता हूं, क्योंकि किसी भी समाज को आप यदि किसी संपन्न समाज को, किसी संपन्न देश को देखते हैं, तो उसका आधार, उसका लिबरलाइजेशन, उसका खुलापन होता है, ना कि संकीर्णता होती है। इस एक्ट के लगभग 44 विषयों पर संशोधन किया जा रहा है जी। कोई एक चीज जो आपको लग रहा हो कि ये छूट रहा है और इस पे बात होनी चाहिए, इसमें बदलाव होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरे को एक ही चीज को मैं कहूंगा इसके अंदर, इनसे इतने पुराने एक्ट का, इतने पुराने बोर्ड का, इतने रिच बोर्ड का, जो इतना जो है प्रभावशाली, इतना अमीर बोर्ड है, इससे ये एक बार ये जरूर पूछना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि इसका आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इससे समाज का कितना उत्थान हुआ। क्योंकि देखिए, आज जैसे आपने स्टूडियो बनाया तो आपका उद्देश्य है कि जनता तक आपकी जो समाज में फैली कुरीतियां, जो समाचार हैं, जो अच्छी बुरी चीजें हैं, वो जनता तक पहुंचे और उनका एक असेसमेंट हो सके, उनका एक मूल्यांकन हो सके कि वो कहां पर खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि ये जो बोर्ड बनाया है, इतनी सारी संपत्ति का मालिक है, इसका उद्देश्य वास्तव में पूरा हो रहा है, उस जनमानस के पास इसका जो है शिक्षा, संस्कृति, समाज, वो उत्थान हो रहा है कि नहीं, इस चीज का जो है बड़ा इसकी अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, इसका असेसमेंट होना चाहिए। यही मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। आपको लगता है कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड को जिस मकसद से बनाया गया था वो पूरा हुआ है, जिन लोगों की मदद के लिए? आप देखिए, इसका उत्तर आप क्योंकि मीडिया जगत से हैं तो आपको पता पड़ जाएगा। आप मुझे, अगर मैं आपके क्षेत्र से, मैं बड़ी कड़वी सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन जो है सच्चाई होती है। आप यदि यहाँ सारी चीज़ें देखेंगे, आप एक पर्टिकुलर समुदाय के आदमी को देखेंगे कि वो पंचर बनाता हुआ मिलेगा, वो पेंटर मिलेगा, वो बढ़ई का काम करता मिलेगा। आपने यहाँ से देखा कि कितने इंजीनियर्स आपने देखे इस समुदाय के, कितने प्रोफेसर आपने देखे। मैं अपवादों को नहीं कह रहा, नियम की बात कर रहा हूँ। तो आपको इसका उत्तर इससे मिल जाएगा। अगर ये इतना सदियों पुराना, अगर ये जो है ये परंपरा है, जो 60-70 साल तो इस एक्ट को भी हो गए, और इतना समृद्ध, जो इतनी संपत्ति वाला, तीसरा सबसे बड़ी संपत्ति वाला अगर ये एक्ट है, और ये समाज का जो है एक जो है अभिन्न अपने आप को मानता है, तो इस समाज का कितना उत्थान किया। लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, सबसे कम किसकी अगर उसमें भारतवर्ष में, तो इन लोगों के। तो इनके लिए क्या कर रहे हैं, ये समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा और इनको भी समझना पड़ेगा। अब इसमें सर्वे के लिए, संपत्तियों की सर्वे के लिए जिला कलेक्ट्रेट को शामिल किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है। नहीं, ऐसा देखिए, सरकार जो होती है, वैसे तो मैं एक बता दूं, विपक्ष थोड़ा सा जो है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने इसको तर्क को अगर ये विस्तृत रूप से बताते तो ज़्यादा सही रहता। क्योंकि ये क्या होता है ना, आजकल क्या होता है, वो पुराने वाली नेतागिरी नहीं रही है, जिसमें नेता बुद्धिमान होते थे, चाहे किधर के भी हों, चाहे अटल बिहारी हो, आनंद शर्मा हो, कपिल सिब्बल साहब हो, अरुण जेटली हो, वो सारे होमवर्क करके आते थे और
वो पढ़े लिखे होते थे। अब क्या है कि आपने उन्होंने कहा भी 10 पॉइंट बता दो मुझे, संसद में जाके हल्ला मचाना है वो, तो वो वाली बात रह गई। अगर ये इसे डिटेल में बताते तो वो समझ में आता। आप ये बताइए, डीएम क्या जो है हिंदू हो सकता है, मोमडन नहीं हो सकता है क्या डीएम? और डीएम के आगे डीएम जो है, आप देखिएगा रिवेन्यू के सारे मैटर जो होते हैं डीएम के यहाँ पे जाते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर फाइनेंस कमिश्नर है तो वो अल्टीमेटली डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है। इसके साथ आपको जो है सिविल वाद करने का, आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है। डीएम को अल्टीमेट अथॉरिटी थोड़ी है, सर्वे उसका कोई फाइनल थोड़ी हो जाएगा। यदि बाकी की जमीन का अगर वो सारा मालिक सर्वे जो सारा करता धरता डीएम हो सकता है, तो इसका क्यों नहीं हो सकता? ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि डीएम एक जो है संवैधानिक पद है, जो उसको एक प्रक्रिया के तहत आता है, उसके ऊपर पूरे जिला चलाने की जिम्मेदारी होती है। जो आईएएस डीएम बनता है वही कल आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है जो सरकार चलाता है। तो यदि उसको ऐसी पदभार दिया जा रहा है, ऐसी जिम्मेदारी दी जाई है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। सरकार के अगर वो डीएम काम कर रहा है तो सरकार का कैसे हो गया? वो तो जो न्याय के करार लिखित में दे रहा है उसको आप चैलेंज करिए ऊपर। आपको नहीं लगता कि ये बदलाव काफी देर से हुआ है, पहले होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई बोर्ड है तो उसमें सभी धर्म के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के कल्याण के लिए बनी है, तो सभी लोग उसके कल्याण के लिए सोच सकते हैं। ये किसी एक धर्म विशेष का बनकर क्यों रह गया है? देखिए, ये तो एक्ट ऐसा होता है ना, इसमें जो इन्होंने जो ऐड ली थी, जो इसकी सहायता लेते हैं, सेक्शन 20 आर्टिकल 25 है जो है संविधान का, उसके अंदर कहते हैं कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार ये कर सकते हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में ये बनाया गया है। ऑफकोर्स भलाई का काम तो किसी को कि जो उसका एक, अगर आप मुझसे एक शब्द लाइन में आंसर पूछें तो मैं कहूँगा जो भला करने वाला होता है वो ये देखता है कि कौन मजलूम, गरीब, अशिक्षित है। वो जात पात नहीं देखता, क्योंकि उसका विश्वास भलाई में ज़्यादा होता है, जात पात में कम होता है। तो अल्टीमेटली अगर ये उद्देश्य देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई कमी होगी। और बल्कि क्या होता है कि जैसा आपने देखा होगा, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। आपने देखा होगा क्रिश्चियनों ने स्कूल खोले हुए हैं। आज की डेट में हिंदू हो, कोई भी ऐसा बड़ा जो समझदार आदमी होगा, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो और ईसाई तो है ही हैं, वो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़े। आज आप देख लीजिए 90%, जैसा कि शब्द ये कॉन्वेंट अपने आप को प्रदर्शित करता है, 90% लोग जो हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। शिशु मंदिर में तो कोई नहीं जाता सिवाय एक पर्टिकुलर ब्रांच के जो है। तो इसका कहने की, या और कोई जो धार्मिक स्कूल होते हैं उनमें नहीं जाते हैं लोग, और उनको जो है, और मैं एक इस बात को बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, जो उन धार्मिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं आज के आधुनिक समाज को, उनको उस निगाह से नहीं देखा जाता जिस निगाह से देखा जाना चाहिए। तो जब ये लोग इधर जा सकते हैं तो उनके क्या कि ओपन माइंड से जा रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो आपको क्वालिटी में, उत्तमता में, गुणवत्ता में विश्वास रखना चाहिए, ना कि कौन क्या कर रहा है। अगर किसी का भी भला हो रहा है तो कोई भी करे, भला हो रहा है तो हो रहा है। बिल्कुल। क्यों आपको सिर्फ एक ही धर्म का भला करना है? वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं, उसमें भी है यही इंटेंशन है ना, तो इसीलिए तो इसके ये भी देखते हैं कि इसके, तो ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं। बाकी अब देखिए कि आने वाले समय ही इसका आंसर देगा कि इसका होता है क्या है। एक आखिरी निवेदन आपसे कि इस टॉपिक के बियॉन्ड अगर आपको कोई 3 लीगल एडवाइस हमारे दर्शकों को आप देना चाहें तो? देखिए, मैं एक 3 का, अगर तीनों को एक ही एडवाइस में समाहित किया जाए तो किसी भी चीज़ पे हमारे साथ समस्या क्या हुई हमारे यहाँ पे, एक तो जो है निष्पक्ष होकर बात करें, दूसरा क्या है आप ज्ञान अर्जन करें। ज्ञान एक प्रकाश होता है, वही अंधकार को दूर कर सकता है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वक्त पर संशोधन हो या ना हो, दोनों तरह का। तो वो आप डिसाइड करोगे, अपना भविष्य अपने हाथ में रखो, किसी एक अनपढ़ जाहिल के हाथ में मत दो, और ज्ञानवान बनो, पढ़ो उसको, बिना पढ़े कुछ मत बोलो। जब तक आप उसको अथॉरिटी नहीं रखते, जब तक उसके ऊपर आप अगर कुछ भी कमेंट करते हो तो वो जो है विनाशक होगा, चाहे इधर से हो या उधर से हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खास बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।